हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन एक्टिविटीज में बांटा गया है। पहली एक्टिविटी का नाम है आपका ऑपरेटिंग, दूसरे का नाम है इन्वेस्टिंग और तीसरे का नाम है फाइनेंसिंग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फॉर्मेट लिख रहा हूँ, जो आपको दिखेगा यहाँ पे बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। फोन बंद कर ले। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो फॉर्मेट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोग उसको सिंपल तरीके से करके बताने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको निकालना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है वो क्या होता है, वो सबसे पहले आपके जो प्रॉफिट होता है वो आप उसको क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो, मतलब उसके बहुत सारे हिस्से कर देते हो। प्रॉफिट में से आप एक हिस्सा क्या कर देते हो, निकाल कर रख लेते हो अपने लिए, रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर एक पैसा क्या करते हो, एक हिस्सा आप उसका कुछ रिजर्व बना लेते हो। फिर एक हिस्से से आप क्या निकाल लेते हो, टैक्स निकाल लेते हो, और एक हिस्से को किसको दे देते हो, शेयर होल्डर्स को दे देते हो। तो इन चारों हिस्से को जो आपने अलग अलग कर दिया था प्रॉफिट को, उसको वापस से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये चारों जो प्रॉफिट को ब्रेक डाउन किया गया था, अलग अलग किया गया था, वापस से इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का हमको डिफरेंस अमाउंट निकालना पड़ता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। जनरल रिजर्व का भी हम लोग को डिफरेंस अमाउंट निकालना होता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स का हम लोग को क्या निकालना होता है, केवल करंट ईयर का ही यहाँ पे प्लस करना होता है। और प्रपोज्ड डिविडेंड का हम लोग को क्या करना होता है, केवल प्रीवियस ईयर का ही प्लस करना होता है। तो अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन चारों चीज को देखना पड़ेगा, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको सबसे शुरू में मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही शेयर होल्डर फंड में। जनरल रिजर्व भी आपको उसी में मिल जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड आपको मिल जाएगा करंट लायबिलिटी के शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। इन सबको कंप्लीट करने के बाद, मतलब टूटे हुए प्रॉफिट को जोड़ने के बाद, आप आ जाओगे कहाँ पर, आप आ जाओगे दूसरे पैराग्राफ में। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसके सामने लिख देगा वर्किंग नोट, और ये वर्किंग नोट आपने बनाया जहां से, वहां पे भी वर्किंग नोट लिख दीजिएगा। आपका वर्किंग नोट नंबर 1 होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको नॉन कैश जो आइटम है, ऐसे आइटम जिसकी वजह से किसी भी तरह का कैश का फ्लो हुआ ही नहीं है, उसको वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले नॉन कैश आइटम को ऐड करते हो और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह का कैश फ्लो नहीं हुआ है, वो होता है डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये तीन जो आइटम है बड़े इंपॉर्टेंट और मोस्टली क्वेश्चन में यही तीन रहते हैं, तो आप याद कर लीजिए, डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन तीनों को ऐड करना है। और कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो कि ज्यादातर एक ही रहता है, वो कौन सा रहता है आपका, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, उसको स्टार कर लीजिए क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, बिकॉज इट इज फाइनेंसिंग आइटम। तो यहाँ पे जाके प्लस होगा और एक्चुअली में माइनस कहाँ पे होगा, फाइनेंसिंग में जाके माइनस होगा। फिर आप लेस कर लोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के नाम पर रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर जैसा आपने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखा था तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी आ सकता है। आपको बता दूं ये बहुत कम रहता है, रेयर पॉइंट है। जो ऊपर मैंने लिखवाया ऐड करने वाले वो मोस्टली आते हैं एग्जाम में, बट ये लेस करने वाले जो आइटम है बहुत कम आते हैं। तो लेस करने वाले आइटम बहुत कम आएंगे। इन सब के बाद आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखिए इतनी माथापच्ची करने के बाद आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। या आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाहते थे, इसलिए आपने पहले टूटे हुए प्रॉफिट को जोड़ा, वो आइटम जिसकी वजह से कैश फ्लो हुआ ही नहीं था, बट आपने प्रॉफिट से माइनस कर दिया था, उसको ऐड किया। और वो आइटम जो ऑपरेटिंग है ही नहीं, फिर भी आपने प्लस कर लिया था, उसको माइनस किया। ये सारी चीजों से आपने क्या निकाला, सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट। करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद आपको क्या करना है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी जो कि होते हैं आपके ऑपरेटिंग के हिस्से, उनको आपको ऐड और लेस करना है। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में किसको ऐड करना और किसको लेस करना है, बड़ा ही आसान सा और सिंपल सा फंडा है। आप अपने दिमाग में देख लीजिए, जब भी आप एसेट खरीदते हो तो आपके जेब से पैसा जाता है कि आता है, तो जब भी आप कुछ खरीदोगे तो आपके पैसे जेब से पैसा क्या होगा, जाएगा।
तो जब भी कोई इन्वेंट्री, कोई भी एसेट अगर इंक्रीज हो रही होगी, मतलब आपने खरीदा होगा, तो पैसा जाएगा, मतलब आप इसको कहां पे लिख लोगे, माइनस में। लेकिन अगर कोई भी एसेट कम हो रही होगी, मतलब आपने उसको बेचा होगा, जब भी आप किसी एसेट को बेचोगे तो पैसा आएगा, आएगा पैसा, तो आपको कहां पे लिख लेना है, प्लस में। तो आप ध्यान से देख लो, उसमें समझने वाली ऐसे कोई खास बात नहीं है, आपने हमेशा कभी ना कभी खरीदारी की ही होगी। जब भी आपकी एसेट बढ़ेगी तो माइनस होगा, जब भी एसेट कम होगी तो प्लस होगा, क्योंकि खरीदने पर पैसा जाता है और बेचने पर पैसा आता है। इसी तरह से लायबिलिटी में जस्ट इसका अपोजिट होगा, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी अगर बढ़ेगी, लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी मतलब आपने और ज्यादा लोन लिया होगा, किसी से पैसा लिया होगा, तो ये भी प्लस में जाएगा। और लायबिलिटी अगर कम होगी, इसका मतलब आपने पे किया होगा, तो ये माइनस में जाएगा। तो इसका कंक्लूजन आप देख सकते हो, असेट बढ़ने पर माइनस और लायबिलिटी बढ़ने पर प्लस, असेट कम होने पर माइनस और लायबिलिटी कम होने पर प्लस। सॉरी, इसमें नहीं लगता, उल्टा बोल दिया कुछ। असेट बढ़ने पर क्या होगी आपकी, माइनस, और लायबिलिटी बढ़ने पर आपकी क्या होगी, प्लस होगी। और असेट आपकी कम होने पर प्लस होगी और लायबिलिटी कम होने पर, बकवास, ये रूल देखिए डायरेक्टली बताऊंगा तो मुझे खुद भी कंफ्यूजन में लग रहा है, इसलिए मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ। असेट जब भी बढ़ेगी तो क्या होगा, माइनस, और एसेट कम होगी तो क्या होगा, प्लस। दूसरा वाला वाइस वर्सा करके लिख लो, क्योंकि सारा चीज एक साथ याद करने की कोशिश करोगे तो दिमाग में वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। एसेट बढ़ने पर माइनस, एसेट कम होने पर प्लस, लायबिलिटी जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख सकते हो लायबिलिटी जस्ट अपोजिट। ये सब करने के बाद आपका एक्चुअली में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम लोग इसमें से क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं। वही टैक्स जो यहाँ पर करंट ईयर प्लस किए थे, उसी का प्रीवियस ईयर क्या कर देते हैं, माइनस। कभी कभी क्वेश्चन में करंट ईयर प्रीवियस ईयर दिए ही नहीं रहता, सिर्फ एक ही अमाउंट दिया रहता है, तो अब उसी अमाउंट को यहाँ पे प्लस और उसी अमाउंट को यहाँ पे माइनस कर सकते हो, आपके लिए वो सेम रहेगा। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोस्तों ये बहुत कठिन और कॉम्प्लेक्स टाइप का है, लेकिन अगर आप इसको देखोगे समरी में, तो हम लोगों ने इसको 4 तरीके से बताया है। सबसे पहले टूटे हुए प्रॉफिट को जोड़ना, फिर नॉन कैश आइटम को ऐड करना, नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ऐड करना, जहां पे 4 ही आइटम है, डिप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर या किसी भी नॉन करंट लायबिलिटी पे। ये आइटम बड़ा रेयर है, बहुत कम आता है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी तो प्लस करेंगे। फिर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में आप ये याद रख लो, एसेट बढ़ेगी तो माइनस, कम होगी तो प्लस, एंड लायबिलिटी जस्ट अपोजिट। उसमें भी जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसको आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को भी आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, जो यहाँ पे बैठे हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है? क्लियर है। आप, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, आप इसकी फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे का जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।